स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू करने जाएँ क्लास 9 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करने की। ये वीडियो लंबी भी हो सकती है क्योंकि आज मैं कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर ख़त्म ही हो जाए। आज हम पेज नंबर पर पहुँच चुके हैं जिसका नाम जो है 16 और 24 पेज का ये चैप्टर है। तो कोशिश करते हैं ख़त्म हो जाएगा आज। तो आज का पहला, तो अब तक हमने समझ लिया है कि अब फ्रांस में सब कुछ सही हो चुका है, राजा चला गया है और सब कुछ सही हो गया है क्योंकि रॉबेस्पियर जो था उसने राजा को एग्जीक्यूट करा दिया, रानी को एग्जीक्यूट करा दिया। लुइस 16 राजा था, मैरी एंटोइनेट हमें पता है वो रानी थी, दोनों एग्जीक्यूट हो चुके हैं और अब ये फ्रांस रिपब्लिक हो चुका है। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी उसके बाद भी कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। तो अब हम वही समझेंगे, द रीन ऑफ टेरर। अब यहाँ पे टेरर का टाइम आ चुका है। अब यहाँ हर वक्त लड़ाई आपको दिखेंगी। क्यों? द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 इज़ रेफर्ड टू एज रीन ऑफ टेरर। जो पीरियड था 1793 से 1794 का जो पीरियड था उसको हम रीन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं फ्रांस में। क्यों? आइए समझते हैं इसके बारे में। रॉबेस्पियर जिसने फ्रांस को पहली बार रिपब्लिक बनाया, जिसने वहाँ पे पॉलिटिक्स लगाई, जिसने वहाँ पे इलेक्शंस करवाए, अब इतने अच्छे आदमी ने कुछ गलत काम किए हैं क्या? रॉबेस्पियर फॉलो ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। अब उसने एक पॉलिसी भी निकाल दी। उसने ये पॉलिसी निकाली कि सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट होगी, कि बिल्कुल कंट्रोल रखा जाएगा हर चीज़ पे, कि अगर कोई भी निगेटिविटी कर रहा है, कोई भी अगर किसी चीज़ के बारे में निगेटिव बोल रहा है, उसको सज़ा मिलेगी। अब क्या थी ये पॉलिसी, इसको डिटेल में समझते हैं। ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, example nobles and clergy, member of other political parties, even member of his own party who did not agree with his method, were arrested, imprisoned and tried by a revolutionary tribunal। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इसमें सीधा ये बताया गया कि वो ये पॉलिसी थी जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि वो लोग जिसको रॉबेस्पियर ने देखा कि वो लोग दुश्मन है, रिपब्लिक के दुश्मन है, जो कह रहे हैं कि रिपब्लिक सही नहीं हुआ हमारे लिए, वो लोग नॉवल हो गए, क्लर्गी हो गए वो लोग, या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हो गए। पॉलिटिकल पार्टी के अपोनेंट जो होते हैं मेंबर्स, वो तो हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, वो लोग हो गए। और उल्टा जो उसकी पार्टी के अंदर उसकी पार्टी के वो मेंबर जो कह रहे हैं कि नहीं आप जो कह रहे हैं वो गलत है, वो वाले मेंबर्स भी अरेस्ट किए जाते थे, उन्हें जेल में डाला जाता था और उसके बाद उन्हें मार दिया जाता था। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलोटिन्ड। अब क्या था कि इन्होंने कोर्ट को ये ऑर्डर दिया कि आपके पास एनिमीज आएंगे, आपको पता लगाना है, अगर ये गिल्टी हैं तो इन्हें गिलोटिन की सज़ा दी जाएगी। गिलोटिन क्या होता है? गिलोटिन को हिंदी में, गिलोटिन एक ऐसी मशीन है जिसमें क्या होता है कि ऊपर की तरफ, मैं अगर बनाने की कोशिश करूँ वैसे बन नहीं पाएगी, ये एक मशीन होती है ऐसे, जिसमें यहाँ पे शेड होता है, हमारा सर डाला जाता है और यहाँ ऐसे ब्लेड होती है, ये ब्लेड है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ सर रखा जाता है और वो ब्लेड इतनी तेज नीचे आता है कि सर अलग हो जाता है शरीर से, जिसको हिंदी में शूली भी कहा जाता है। बहुत से लोगों ने शूली वर्ड पढ़ा होगा या जानते होंगे शूली क्या होता है। गिलेटिन उसी को कहते हैं। द गिलेटिन इज ए डिवाइस consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded, जिसमें उस व्यक्ति को behead किया जाता है, यानी उसका सर अलग कर दिया जाता है। अब क्या था, ये एक बहुत ही बड़ी डरावनी बात थी उस टाइम के लिए, अब के लिए भी बहुत डरावनी बात है कि
फ्रांस और कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, पर्शिया में, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो फ्रांस के आसपास थी, वहाँ पे 1970 तक गिलेटिन होते थे। अब गिलेटिन पूरे इंटरनेशनली बैन हो चुका है, गिलेटिन अब कहीं नहीं होता। ये जो मशीन है अब ये आपको सिर्फ म्यूजियम में दिख सकती है, ये अब नहीं बनाई जाती है। तो क्या था कि उस टाइम में ये बहुत खौफनाक तरीके से फैल गया कि जो भी गलती करेगा उसको शूली पे चढ़ा दिया जाएगा। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलेटिन हु इन्वेंट इट। ये एक डॉक्टर गिलेटिन नाम के व्यक्ति ने इन्वेंट की थी, जिसके नाम पे इसको गिलेटिन बोला गया है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट लाइन नहीं थी। इसमें से इम्पोर्टेंट लाइन ये थी कि आखिर रॉबेस्पियर की पॉलिसी कितनी ज़्यादा खतरनाक थी। एक तरीके से देखा जाए ये डिक्टेटरशिप कर रहा था, तानाशाही जिसको कहते हैं कि मेरी ही बात मान जाएगी और मैं जो कहूँगा उसके अलावा उसके बारे में कोई निगेटिवनेस नहीं फैलाएगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था। जो भी ऐसा कहेगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चा भी हो, कोई भी अगर मना करता है इस बात को तो उसको शूली पे चढ़ा दिया जाता है। और एक टाइम ऐसा था जब 100-200 लोगों की लाइन लगाई एक शूली पे चढ़ाने के लिए, लाइन से लोग लगे थे शूली पे चढ़ने के। इतने ज़्यादा लोगों को मार दिया था उसने, और वो भी इसलिए कि कोई भी निगेटिवनेस ना फैलाए। अब एक तरीके से ये ऐसा क्यों करता था क्योंकि इसे पता था अगर कोई ये कहेगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए तो बहुत से लोग कुछ लोग उसकी बात मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। लेकिन जो मानेंगे, अगर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो आगे चल के तो ये अपनी पार्टी नहीं चला सकता। इस वजह से इसको डर था कि कहीं इसे रिपब्लिक में से हटा ना दिया जाए। Robespierre's government issued law placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at price fixed by the government. अब क्या था कि जो किसान थे, अब किसानों को क्या है कि वो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस में बेचते हैं। अब ये उसने एक पॉलिसी ये भी निकाली कि जो किसान हैं उन्हें ज़बरदस्ती, क्योंकि किसान तो गांव में होते हैं, गांव से वो और शहर बहुत दूर होते हैं, लेकिन अब शहर तक जाने में थोड़ा तो प्राइस बढ़ना चाहिए था। लेकिन रॉबेस्पियर ने ये कहा कि जितना प्राइस हमने बताया है किसानों को उनका खाने का, जो भी वो उगाए हैं उसकी फसल का जितना हमने प्राइस बताया है उतने ही प्राइस में उन्हें हर राज्य में हर शहर में बेचना है। मान लो अगर कोई पेरिस में है और उसको बर्सेल में बेचना है जो कि उससे 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ का भी प्राइस उतना ही है जितना 1000 किलोमीटर दूर वाले शहर का है। तो ये एक गलत बात थी कि आखिर जितना खर्चा करके शहर तक जा रहा है लेकिन उसको उतना कम पैसा मिलेगा। अब यही था कि धीरे धीरे ये गलत होता गया था। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर was forbidden. All citizens were required to eat pain delegate, क्या लिखा है, degelite equality bread, a loaf made of whole wheat. अब क्या था, वहाँ पे एक बहुत ही महंगा वाइट फ्लोर मिलता था जिसको लगभग लोग भूल गए थे। क्यों? रॉबेस्पियर ने ये सारे काम रॉबेस्पियर नहीं कहे हैं। तो रॉबेस्पियर ने क्या कहा कि वाइट फ्लोर को कोई यूज़ नहीं करेगा। उसकी जगह हमने एक नया बनाया है पेन डेगेलाइट, ये फ्रेंच में लिखा है, जिसका ब्रैकेट के अंदर मतलब भी लिखा हुआ है इक्वालिटी ब्रेड, कि इसी को यूज़ किया जाएगा। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो sought टू बी practiced through forms of speech and address. अब उसने क्या किया कि जो आपके बोलने के तरीके और आपके जो एड्रेस हैं वो भी हमारे तरीके से होंगे। मैम आपको कैसे बोलना है वो भी हम बताएंगे आपको। आपकी अपनी जैसी लैंग्वेज है वो कोई
वैल्यू नहीं करेगी। अब इससे क्या है कि अगर वो अगर ये कह रहा है कि फ्रांस में बोल रहे हैं, तो पूरे फ्रांस के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो कहीं और भी हो, उन्हें फ्रांस में ही बोलना पड़ेगा। चाहे वहाँ विदेश से भी कोई आया हो, चाहे जर्मनी से कोई आया हो, उसको भी फ्रेंच में ही बोलना पड़ेगा। ऐसे इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल मॉन्सर सर एंड मैडम ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर henceforth citoyen एंड सिटीजन। अब क्या था, पहले वहाँ पे ट्रेडिशनल फ्रेंच में बोलते थे मॉन्सिर। मैं फ्रेंच ठीक से नहीं प्रोनाउंस कर पाऊँगा क्योंकि इतनी अच्छी फ्रेंच में ही है नहीं, तो जो भी समझ सकते हैं कि ये मॉन्सिर है क्या है, ये वो समझ जाएंगे, जिसको सर बोलते हैं। और मैडम यानी मैडम बोलते हैं जिसको, उसकी जगह मैन और वुमेन को हैंड पोर्ट सिटियन और सिटियन बोला गया, सिटीजन। चर्चेस वर शट डाउन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, रॉबेस्पियर ने चर्चेस शट डाउन करवा दिए। क्यों? वो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता था। पहली बात, फ्रांस में क्रिश्चियनिटी नहीं थी, फ्रांस के अंदर कोई और रिलीजन था लेकिन क्रिश्चियंस नहीं थे। तो वो क्रिश्चियन कैसे आए थे, वो बाद में आए थे। तो फिर चर्चेस जो थे वो सारे शट डाउन करा दिए एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। अब उनकी बिल्डिंग्स जो थी, चर्चेस जो थे, चर्च को अब हम क्या कहें, बंद करवा दिया। वो ऐसे खाली रख नहीं सकते, रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता, इसलिए उसको चर्च को बंद करवा, मैं वहाँ पे अब चर्च में पूजा ना करवा के उन्हें बना दिया बैरक। बैरक होते हैं जो सिपाहियों के रहने के लिए छोटे छोटे तंबू होते हैं ना, जैसे ऐसे हेडक्वार्टर टाइप बना दिए सिपाहियों के लिए, या फिर ऑफिस बना दिए उसके अंदर। रॉबेस्पियर pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convinced by a court in July 1794. अब वही था, इसने इतने सारे रूल ऐसे बना दिए थे कि लाइफ इजी नहीं थी। रोज़ किसी का सर कटा है, रोज़ किसी को परेशानी हुई है, लेकिन वो अपनी परेशानी बता नहीं सकता। कोई अगर अपनी परेशानी लेके सरकार के पास जाता है कि मेरे को खाने को नहीं मिलता, तो उसकी परेशानी सुनने के बदले सरकार यही कहती है कि आपने नेगेटिवनेस फैलाई है, हमने सबको इक्वल माना था, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको खाने को नहीं मिलता, इसलिए आपको शूली पे चढ़ाया जाएगा। ये रियलिटी है। तो अब ऐसा रोज रोज होता है। अब अपनी पार्टी में वही तो ऐसा कर रहा था, बाकी ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें करना पड़ रहा था। तो बाद में क्या हुआ कि उसकी पार्टी के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने 1794 में केस किया अपने ही उसके हेड के खिलाफ। तो उसको फिर अरेस्ट कर दिया गया और अगले दिन उसे ही शूली पर चढ़ा दिया। क्यों शूली पर चढ़ा दिया? क्योंकि उसने ये गलत काम किया था। वही है, अगर आपने गलत काम किया है तो आपको सज़ा जरूर मिलेगी। अब ये फ़ोटो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे ये लोग फेस्टिवल को मैं एंजॉय कर रहे हैं। ये डिक्टेटरी रूल फ्रांस। अब क्या था, उनकी गवर्नमेंट तो बंद हो गई क्योंकि रॉबेस्पियर मर गया। अब क्या होगा, दोबारा से डिक्टेटरशिप आ गई। इसका मतलब ये है, फ्रांस पहले किंगडम में था, डिक्टेटरशिप में था, उसके बाद वो रिपब्लिक हो गया कि यहाँ पे कोई डिक्टेटर नहीं होगा, कोई किंग नहीं होगा। लेकिन जो उनका लीडर था वही डिक्टेटरशिप कर रहा था। बाद में उसको गिलेटिन कर दिया। तो अब दोबारा से डिक्टेटरशिप मांगी। अब पब्लिक ने कहा कि हमें कोई रिपब्लिक पार्टी नहीं बनानी, हमें रिपब्लिक नहीं चाहिए, फ्रांस रिपब्लिक नहीं चाहिए, हमें राजा ला के दो। अब लोगों की मांग थी कि हमें राजा ला के दो। द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट allowed the wealthier middle classes to seize power.
तो जैकोबिन गवर्नमेंट, रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो मिडिल क्लास के अमीर लोग थे उन्हें कहा कि आप पावर को अपने कंट्रोल में रखो। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाद इंट्रोड्यूस्ड, अब दोबारा से एक और नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया विच डिनाइड द बोथ टू नॉन appropriate section of society. It provided for 2 elected legislative councils. These then appointed a dictatorship and executive made up of 5 members. अब डिक्टेटरी को भी इन लोगों ने जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के साथ जोड़ दिया, डिक्टेटरी गवर्नमेंट। अब इन्होंने ऐसे एक और नया जोड़ दिया। This was meant as a safeguard against concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins. अब वही था कि इन्होंने ये इसलिए किया कि पावर सिर्फ एक के हाथ में नहीं होगी, अब 5 लोगों के हाथ में इक्वल पावर होगी। However, the dictator's option clashed with the legislative councils, who then sought to dismiss them. अब क्या हुआ कि 5 लोग डिक्टेटरी करके पूरे फ्रांस को चलाए। अब वही बात है कि जैसे इंडिया में बहुत सारे हर राज्य का सीएम है, लेकिन अगर कहा जाए कि एक राज्य में 2 सीएम हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दोनों को, क्योंकि एक सीएम कुछ और करना चाहता है, दूसरा सीएम कुछ और करना चाहता है, ना पहला कर पाएगा ना दूसरा कर पाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे कि मैं अब नहीं मेरा पहले होगा, नहीं मेरा पहले होगा। तो आगे चल के इस चीज़ को बंद कर दिया गया कि नहीं, 5 लोग एक देश को नहीं चला सकते क्योंकि उनके थॉट्स अलग होते हैं। उसके बाद लोग आपस में ही लड़ते रहते कि नहीं मेरी बात पहले माननी पड़ेगी। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डिक्टेटर paved the way for the rise of military dictator नेपोलियन बोनापार्ट। अब आ चुका है इस पूरे फ्रांस का सबसे बड़ा लीडर, जो एक ऐसा राजा बना जिसने कभी कुछ गलत काम नहीं किया फ्रांस के लिए, फ्रांस की नज़रों में कभी कुछ गलत काम नहीं किया, फ्रांस की नज़रों में हमेशा सबकी मदद करी और कभी भी जिसने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, नेपोलियन बोनापार्ट। अब क्या हुआ, ये बार बार ऐसा होता रहा, रोज़ पार्टियाँ बदलती थी, ये लोग बार बार अपने चला रहे थे, कोई भी पब्लिक परेशान हो गई थी। ना तो डिक्टेटर सही मिल जाए हमें, ना पॉलिटिकल लीडर हमें सही मिला, ना किंग हमें सही मिला, हमें क्या करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या था कि उस टाइम नेपोलियन बोनापार्ट मिलिट्री में था, उसकी अपनी एक मिलिट्री थी, तो उसने हमला करके सब कुछ जीता था। तो जब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो लोगों ने नेपोलियन को बोला कि आप ही हमारे मिलिट्री डिक्टेटर बनो। तब वो मिलिट्री डिक्टेटर बन गया कि अब यहाँ पे सिर्फ मिलिट्री की ही चलेगी और उसमें भी मैं ही। और नेपोलियन को माना जाता है कि वो अब तक के जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनमें से टॉप 5 लीडर जिनकी वजह से देश बहुत कुछ जीत चुका है, बहुत कुछ हासिल कर पाया, उनमें से टॉप 5 में आता है। Through all these changes in the form of government, the ideal of freedom and equality before the law of fraternity remained inspiring ideas that motivate political movement in France and rest of Europe during the following century. ये कुछ नहीं है, यही कहें कि क्या हुआ कि ऐसे बार बार चलता रहा, तो लोग जो थे जो फ्रांस से और भी देश में जाते थे वो ये अपनी बातें, अपने देश की बातें बताते थे दूसरे देश को। तो पूरे यूरोप में जितने भी देश थे सब ने देखा कि यार ये लोग तो अच्छे डिक्टेटर पा पाए, तो हम भी क्यों ना रिपब्लिक हो जाए। तो डिड वुमेन हैव रिवॉल्यूशन, मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अभी तक हमने ये समझा कि कैसे लोगों ने लड़ाइयाँ जीती लुई 16 से, और कैसे डिक्टेटरशिप हटाई, डिक्टेटरशिप को वापस भी लाए, नेपोलियन जैसे महान राजा मिला, रिवॉल्यूशन किया, जो हमने सब पढ़ा था कि रिवॉल्यूशन किया। लेकिन इन सब के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन हमने कहीं ये नहीं पढ़ा कि
क्या किसी वुमेन ने रिवॉल्यूशन किया है, और किया है तो किस लिए किया है? अब इसी चीज़ को समझते हैं। पहले ये पिक्चर देखते हैं, पर्शियन वुमेन ऑन देयर वे टू वर्सेल। इसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि वुमेन वर्सेल, जो कि लुइस 16 का जहाँ पे महल था, वहाँ पे जा रही है। 5 अक्टूबर 1798 की ये पेंटिंग है। मैं पेंटिंग के अंदर ये जो टाइम दिखाया गया, ये 5 अक्टूबर 1798 दिखाया गया है कि वुमेन रिवॉल्यूशन करते हुए वर्सेल की ओर जा रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला जो वेपन आपको दिख रहा है, इसे थोड़ा ठीक से दिखा देता हूँ। ये वाला जो वेपन है, ये उस टाइम का फ्रांस का सबसे बड़ा वेपन था। इस वेपन ने बहुत सारे जो भी लोग समझते थे कि ये गलत है आदमी, उसका सर इससे काट दिया करते थे वो लोग, और इस पे लगा के फिर पूरे शहर में घूमा करते थे कि हमने इसको मार दिया है। सर काटना फ्रांस का ट्रेडिशनल काम था। फ्रांस के अंदर सर काटना, एक गलती करने वाले का सर काटना एक आम बात थी। इसलिए तो ऐसी गिलेटिन जैसी मशीन फ्रांस के अंदर सबसे पहले बनी थी। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. शुरुआती दौर से ही वुमेन्स बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या हैं? जो भी रिवॉल्यूशन के इवेंट हैं, हमने अब तक जितने भी रिवॉल्यूशन के इवेंट पढ़े हैं, चाहे वो जेल तोड़ने वाला इवेंट हो, या फिर राजा को मारने वाला हो, या फिर रोबेस्पियर को एग्जीक्यूट करने वाला इवेंट हो, हर इवेंट में वुमेन भी साथ में रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रेंच सोसाइटी में चेंजेस आए हैं। They hoped their involvement would pursue the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. Most women of third estate had to work for a living. बहुत सी थर्ड एस्टेट की वुमेन्स जो थी, जो कि गरीब एस्टेट था, ये सबको पता है। तो जो थर्ड एस्टेट की वुमेन थी, उनमें बहुत सी ऐसी महिलाएं थीं जिन्हें काम करना पड़ता था पैसे कमाने के लिए। They worked as seamstresses or laundresses, sold flowers, fruit and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the house of prosperous people. तो इनको कैसी नौकरियाँ मिलती थी? इन महिलाओं को नौकरियाँ मिलती थी, जैसे दूसरों के कपड़े धोने की, या फिर ये मार्केट के अंदर बाजार में सब्जियाँ बेचती थी, फल बेचती थी, फ्लावर्स बेचती थी, या फिर इनको अगर एम्प्लॉयमेंट की तरह कोई नौकरी मिलती थी जिसमें महीने भर की सैलरी मिलती थी, तो भी इनको बड़े बड़े लोगों के घर जाके काम करने पड़ते थे। झाड़ू लगाना हो गया, बर्तन धोना हो गया, ऐसे काम करने पड़ते थे। मतलब बिल्कुल जो काम ठीक नहीं है उनके लायक, जो उस टाइम में भी सही नहीं लगते थे, वो सारे काम करने पड़ते थे ताकि उनका घर चल सके। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। बहुत सी महिलाएं थी जिनको एजुकेशन नहीं देने देते थे। आप इंडियन हो, आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर पहले के टाइम में महिलाओं को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। कहा जाता था कि इंडिया में ये माना जाता था कि महिलाओं को पढ़ लिख के कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरह फ्रांस में, हर देश में माना जाता था, फ्रांस में, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में माना जाता था कि वुमेन पढ़ लिख के कुछ नहीं कर सकती। तो उनको फ्रांस में एजुकेशन नहीं देते थे, या फिर जॉब की ट्रेनिंग नहीं देते थे कि आप कैसे काम करो। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल और वेल्दी मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट could study at convent, after which their families arranged a marriage for them. अब क्या हुआ कि तो थोड़ा सा चेंज ये आया था कि जो नोबल की फैमिली है, नोबल एस्टेट की जो फैमिली है, मैं अब बेटियाँ हैं, जो डॉटर्स हैं, वो या फिर थर्ड एस्टेट की जितने भी बड़े, या फिर थर्ड एस्टेट के अंदर जितने भी अमीर लोग हैं, जैसे बिजनेसमैन हो गए, ये सब लोग, उनकी बेटियाँ ही पढ़ाई करती थी।
लेकिन पढ़ाई करने के बाद उनको काम नहीं करने देते थे। पढ़ाई करने के बाद जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो उनकी शादी करा दी जाती थी। Working women had also to care for their families, that is, cook, fetch water, queue up for bed, and look after their children. लेकिन वुमेन को, वर्किंग वुमेन के पास सिर्फ ये नहीं था कि अगर वो वर्किंग वुमेन है तो फिर उनके परिवार का काम कोई और संभाल ले या फिर परिवार के मेंबर्स साथ में काम करें, ऐसा नहीं था। वर्किंग वुमेन्स के लिए क्या था कि आप हमारे यहाँ मैं काम कर रहे हो, आप अपना वर्किंग काम कर रहे हो करो, लेकिन आपको साथ के साथ घर के लिए खाना भी बनाना है, पानी भी लाना है। और उस टाइम में जब ब्रेड जो उनके नॉर्मली हर जगह खाई जाती थी, हर टाइम खाते थे, वो ब्रेड लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी। उस लाइन में भी वुमेन को ही लगना पड़ता था और बच्चों को भी देखना होता था। Their wages were lower than those of men। और अब यहाँ पे एक इनक्वालिटी ये थी कि जो काम आदमी कर रहे हैं वही काम अगर औरत भी करिए ना तो आदमी की सैलरी औरत की सैलरी से ज़्यादा होती थी। In order to discuss and voice their interest, women started their own political club and newspaper। अब जब ये रोज होता रहा तो वुमेन शांत नहीं बैठी। उन्होंने क्या किया कि ये हमेशा हो रहा था, हम अपने फैमिली को बताते हैं तो फैमिली वाले ये कहते कि ये तो नॉर्मल बात है। तो उन्होंने क्या किया, अपना ही क्लब, पॉलिटिकल क्लब खोला और अपना ही न्यूज़पेपर स्टार्ट करा। About 60 women's club came up in different French cities। अलग अलग फ्रेंच की अलग अलग सिटीज़ के अंदर कम से कम 60 से ज़्यादा वुमेन्स के क्लब खुले हुए थे, अलग अलग। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। इनमें से जो सबसे फेमस वुमेन का क्लब यहाँ वो है रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। One of their main demands was the women enjoy the same political right as men। उनकी मेन डिमांड क्या थी? वुमेन, ये जो हमने क्लब का नाम पढ़ा है रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये जो क्लब था इसकी मेन डिमांड क्या थी? इसकी मेन डिमांड ये थी कि जो चीज़ें आदमी कर रहे हैं वो काम अगर हम भी करें ना, हमें भी उतनी ही सैलरी जो जितनी आप मैन को दे रहे हो। या फिर ये भी एक डिमांड थी और पॉलिटिकल राइट की डिमांड थी। वहाँ पे हमने पढ़ा है कि पॉलिटिकल राइट क्या था कि सिर्फ और सिर्फ 21 साल से ऊपर के मैन, ओनली बॉयज़ ही वोट डाल सकते हैं, वुमेन या चिल्ड्रन नहीं। तो उनकी डिमांड थी कि हमें इक्वालिटी दो, जैसा मैन करें वैसा हम भी करें, तो भी हमें भी उतने ही पैसे दो, या फिर जो वो करें हमें भी वो करने दो और हमें भी वोट डालने का राइट दो। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा था जिसके अंदर लिखा था कि साफ साफ लिखा था कि वुमेन पैसिव सिटीजन नहीं है, सही, वुमेन पैसिव सिटीजन है, उनके पास कोई राइट नहीं है। तो उससे क्या हुआ, बहुत सारी वुमेन डिसअपॉइंटेड हो गई थी कि ये तो गलत बात है। उन्हें ये चीज़ बुरी लगी कि ये तो गलत है कि हमें कोई राइट नहीं दिया गया। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि वो उन्होंने ये राइट मांगे कि हमें वोट डालने का भी अधिकार होना चाहिए, हमें असेंबली में आने का रीज़न क्या था कि क्या था, असेंबली के अंदर लड़के चले जाते थे, वो अपनी टेंशन, अपनी प्रॉब्लम बता देते थे तो उनकी प्रॉब्लम सही हो जाती थी, लेकिन वो लोग वुमेन की प्रॉब्लम्स नहीं बताते थे। और पॉलिटिकल ऑफिस के अंदर भी उनको काम मिलना चाहिए, सिर्फ मैन को नहीं। ओनली देन they felt would their interest to be represent the new government। In the early years, the revolutionary government did not introduce laws that had improved the lives of women। जो कुछ
पुराने साल थे, कुछ साल पहले मतलब जब इन्होंने ऐसा कहा, उससे जब इन्होंने ऐसा कहा और पार्टी आ गई, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था कि मैं अब वुमेन की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कोई कुछ नहीं करता था। Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. ये एक रूल बना दिया गया था कि स्टेट स्कूल खोले गए थे और वहाँ पर रूल था कि हर गर्ल के लिए स्कूलिंग कंपलसरी है, कि आप चाहे आपके पास कितने पैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फीस कितनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कंपलसरी है स्कूल आना, पढ़ाई करना। ये एक स्टेप था ताकि वुमेन भी उठ सके। Their fathers could no longer force them into marriage against their will, और उनके पर्सनल राइट में बनाया दिया गया कि उनके पिता, क्योंकि मेनली फादर्स जो होते थे वो ही अपनी बेटियों को फोर्स करा करते थे स्कूलिंग के बाद कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो फिर ये फादर के लिए रूल बना दिया कि उनके पिता उन पर कोई भी किसी भी तरह का दबाव नहीं डालेंगे कि उन्हें शादी करनी है, और वो भी अपनी मर्जी के खिलाफ। Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. जो शादी होगी उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, जिसके अंदर ये लिखा हो, ये साइन करवाया जाएगा वुमेन से, मैं जिसकी शादी हो रही है उस लड़की से ये साइन करवाया जाएगा कि आपकी शादी बिना दबाव के की जा रही है और ये आपकी मर्जी से करी जा रही है, और ये साइन करने के बाद ये सिविल लॉ के अंदर आएगा। अगर इस पर साइन नहीं हुआ है तो इसका मतलब दबाव में कही गई है। डाइवोर्स वाज मेड लीगल। जो डाइवोर्स था, तलाक को लीगल माना गया कि अगर कोई लड़की या लड़का अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़ना चाहते हैं तो ये लीगल है, वो छोड़ सकते हैं, इलीगल नहीं है। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मैन, कि दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब, और वुमेन्स को अब ट्रेन किया जाएगा जॉब्स के लिए। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन इन स्मॉल बिजनेस, अब वो या तो आर्टिस्ट बन सकती हैं जो पेंटिंग करते हैं, या फिर वो एक छोटा सा बिजनेस चला सकती हैं, जैसे कई सारे बिजनेस चला सकती हैं वो। अब ये क्या था कि कुछ साल बाद ही, मतलब जब ये बार बार रिवॉल्यूशन हो रहे थे वुमेन के कि हमें भी राइट दो, हमें भी राइट दो, सरकार ने ये राइट बना दिया, जो कि इनके लिए देखा जाए वुमेन के लिए बहुत सही राइट था। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, लेकिन जो इक्वल पॉलिटिकल राइट का था वो अभी तक माना नहीं गया था। उन्होंने ये सारी राइट तो मान ली, उन्होंने उनकी सारी बात मान ली कि आपको पढ़ाई करने देंगे, आपको अपनी मर्जी से शादी करने देंगे, आपको काम करने देंगे, आपको ट्रेनिंग चाहिए हम देंगे, आपको जो करना है हम करने देंगे, लेकिन आपको पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। और वुमेन इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती है कि हमें भी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने का राइट दो। ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर, यानी रॉबेस्पियर के टाइम पे रीन ऑफ टेरर, क्योंकि रीन ऑफ टेरर किसने स्टार्ट किया था? रॉबेस्पियर, अभी हमने समझाया। ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब। अब रीन ऑफ टेरर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब वुमेन्स का क्लब बंद कर दिया जाए। ये एक तरीके से स्टेप था कि वुमेन की पावर को कंट्रोल में रखा जाए, कि जब वुमेन की क्लब नहीं होंगी, वुमेन इकट्ठा नहीं होंगी अपनी बात रखने के लिए, ताकि रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू करे, इसके लिए वो इकट्ठा ही नहीं होंगी तो रिवॉल्यूशन नहीं होगा और ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, कि उनकी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है कि नहीं हमें भी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने का राइट है, उस चीज़ को भी बैन कर दिया गया। अब ये क्यों किया? ये एक माइंड गेम था कि वुमेन के लिए ये चाहिए, अगर ये चीज़ हमने बैन करी है तो ये बैन करना लीगल चीज़ होती है, कि बैन कर रहे तो ये आप नहीं कर सकते हो,
तो अगर हमने ये बैन करा है, वुमेन ये नहीं कहेंगी, और अगर कहेंगी तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, इसी वजह से उन्हें रोकना पड़ेगा। Many prominent women were arrested and a number of them executed. बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने इस बैन के बाद भी ये माना कि नहीं, ये गलत है, हमें क्लब चलाना है, हमें भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करने का राइट है। उन्होंने किया, उसकी सज़ा क्या हुई? उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, उन्हें शूली पे चढ़ा दिया। तो देखे हो कैसे आखिर यही हम ये देखें कि आखिर कैसे वुमेन की लाइफ थी उस टाइम पे। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 years इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। उसके 200 साल लग गए, 200 साल तक पूरी दुनिया में महिलाएं यही इसी चीज़ के लिए लड़ती रही कि आखिर वुमेन को भी वोट डालने का अधिकार है, और जितनी सैलरी एक काम के लिए आप मैन को दे रहे हो, उतनी सैलरी वुमेन को भी देनी पड़ेगी 200 साल तक। लेकिन डोमिनेंसी में था कौन? गवर्नमेंट के अंदर कौन थे? मैन के होते हुए वुमेन की ये बात 200 साल तक दबी है। The fight for vote was carried out through the international suffrage movement during the late 19th and early 20th century. ये अभी की बात है, अभी कई 50-55 साल पुरानी बात होगी, कम से कम 50-55 नहीं तो फिर 30-40 साल पुरानी, लगभग 30-40 साल पुरानी बात है कि इन्होंने फाइट करी थी वोट के लिए कि हमें भी वोट करने का अधिकार है। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी ईयर्स वाज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। ये एक मेमोरी बन के आएगा कि वुमेन ने वोट के लिए पहली बार आवाज़ उठाई। ये जितनी भी वुमेन्स ने आवाज़ें उठाई है ना, सबसे पहले फ्रांस में ही उठाई गई हैं। इट वॉज फाइनली इन 1946 that women in France won the right to vote। 1946 के अंदर वो टाइम आ ही गया जब वुमेन ने जीत लिया राइट टू वोट, कि हमें भी वोट डालने का राइट होगा। तो इससे ये पता चला कि उन्होंने कोशिश को बंद नहीं किया था। हमारे इंडिया के आज़ाद होने के 1 साल पहले फ्रांस में वुमेन ने ये राइट जीत लिया कि हमें भी वोट डालने का अधिकार है। यहाँ पे आपको दिखाया गया बेकरी के अंदर कैसे लाइन लगी पड़ी है। ये देखो, यहाँ ऊपर बेकरी है, ये ऊपर की ओर बेकरी है जिसके अंदर ये लोग वुमेन्स जा रही हैं। यहाँ किसी ने यहाँ पे ऐसा दिखाया है कि कोई आदमी है जो ब्रेड चुरा के भाग गया, तो उसके खिलाफ बोला जाए, क्योंकि उस टाइम में ब्रेड मिलना बहुत बड़ी बात हो गई थी, क्योंकि उन्हें खाने के लिए इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, घंटे भर लग जाते थे उनका नंबर आने में। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो घंटे भर, आधा दिन लाइन में लगी है और अपना नंबर जब आया तो पता चला कि ब्रेड ही ख़त्म हो गई। कई बार ऐसा भी हुआ है। तो सोचो कितनी, जैसे हमारे यहाँ नहीं होता कि जब राशन देने जाते हैं इतनी लंबी लाइनें लगती हैं। मैं भी गया राशन देने, मैंने भी देखा है कि इतनी लंबी लाइन लगती है, और कभी कभी तो नंबर आने से पहले ही राशन ख़त्म हो जाता है। तब बहुत ज़्यादा हंगामा सा हो जाता है कि अब क्यों, मैं अब क्या करें, और कुछ कर भी नहीं सकते। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब स्लेवरी को भी ख़त्म करना है। हमने अब तक क्या क्या चीज़ें ख़त्म कर दी है। हमने अब तक उसको, राजा को ख़त्म कर दिया, किंगडम ख़त्म कर दिया है, डिक्टेटरशिप ख़त्म कर दी है, वुमेन को जो राइट देने थे वो दे दिए, सब कुछ दे दिया। लेकिन अब क्या सब कुछ हो गया, ख़त्म हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन? नहीं, स्लेवरी बची है। अभी भी कुछ लोग हैं जो लोगों को स्लेव बनाते हैं, वो चीज़ भी तो ख़त्म करनी है।
और ये मेरे ख्याल से लास्ट पॉइंट ही है, नहीं, फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म है, जिसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना के डाल दूँ, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर ढूंढने ना पड़े। One of the most revolutionary social reform of Jacobean regime was abolition of slavery in French colonies. The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe, and Saint Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar, and coffee. तो ये जितने भी कैरिबियन, मार्टिनिक, ग्वाडेलोप, सैन डोमिंगो, ये जितनी भी जगह थी, जो कॉलोनीज थी फ्रांस की, ये इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थी टोबैको की, इंडिगो की, शुगर की और कॉफ़ी की। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात थी, लेकिन ये कैसे सप्लाई करते थे? यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको स्लेव बना दिया जाता था, उन्हें नौकर बना के ज़बरदस्ती या आपको उगाना पड़ेगा ऐसा करके काम करवाते थे, और ज़बरदस्ती वो चीज़ उनसे कल्टीवेट करवाते थे और अपने पास ले लेते थे। But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on plantation. यही बात कि आखिर फ्रांस, मतलब वही कि फ्रांस तो एक देश है, अब वहाँ से दूसरे कैरिबियन सी के अंदर किसी एक आइलैंड पे इनका कब्जा है, वहाँ जाना, दूसरे आइलैंड पे जाना, ऐसे ये लोग कैसे जाए? वहाँ रोज जाना है, काम करना है, और सबसे बड़ी बात अनफैमिलियर लैंड है कि हम तो इस जगह से है भी नहीं, हमें नहीं पता कि यहाँ पे ठीक से उगेगी कि नहीं उगेगी। तो ये प्रॉब्लम थी कि मैं लेबर्स को काम नहीं मिल पाता था। यहाँ पे लेबर्स काम के लिए जाना भी नहीं चाहते थे कि हम क्यों अपने देश को छोड़ के कहीं और जाएं जहाँ हमें कोई इशू नहीं मिलेगा। So this was made by triangular slave trade between Europe, Africa and Americas. अब एक ये चला दिया गया था, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड करके ट्रेड चला था, जिसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज, बोथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज दोनों आते थे। तीनों के जो भी स्लेव थे उनको भेजा जाता था कि आपको यहाँ काम करना है, हमें देना है सामान, हम आपको पैसे देंगे। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये दो कॉन्टिनेंट बचे हैं, ये दो इनमें अलग थे। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी। स्लेव ट्रेड 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच मर्चेंट जो थे वो सेल करते थे एंड पोर्ट्स ऑफ फ्रॉम बॉर्डेक्स और नैंस, इन दो जगह के जो पोर्ट हैं जहाँ से शिप को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा करती थी, कि मतलब जहाँ से सी रूट स्टार्ट होता है, वो जो जगह है वहाँ से लेके अफ्रीकन कोस्ट तक फ्रेंच मर्चेंट जाया करते थे, वेयर दे बॉट स्लेव फ्रॉम लोकल चीप ट्रेन्स। अब वहाँ पे कुछ चीप ट्रेन बन गए थे जो क्या करते थे, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको बोलते थे कि आपको हमारे यहाँ नौकर बन के आना है। वो नौकर बन के आते थे, और ये फ्रेंच मर्चेंट जो कि अमीर लोग थे वो शिप से आते थे, हज़ार 200 आदमियों को लेके अपने देश ले जाते थे। मतलब अफ्रीकन कंट्रीज से फ्रेंच कंट्री के अंदर काम करने के लिए नौकर मंगाए जाते थे। अब ये चीज़ गलत है कि आप किसी और कंट्री के व्यक्ति को अपने मतलब के लिए यहाँ लाए हो। Branded and shackled, the slaves were packed tightly into ship for 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean. अटलांटिक ओशियन से कैरिबियन सी तक लाने में 3 महीने तक उन लोगों को वहीं पे रखा जाता था। They were
देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर, वहाँ पे उन्हें उन्हीं नौकरों को प्लांटेशन ओनर को बेच दिया जाता था कि आपको ये हम आपको ये आदमी इतने रुपए में दे रहे हैं, आप हमें इतने रुपए दे दो. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee, and indigo. Both cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. अब ये ना एक बहुत बड़ा ट्रेड बन गया था कि लोगों को, अफ्रीका सबसे गरीब कॉन्टिनेंट है, वहाँ के लोग काम करने को तैयार हैं पैसों के लिए, क्योंकि वहाँ की बहुत ही कम कंट्रीज ऐसी हैं जो ज़्यादा कमाती हैं, जहाँ के लोग नॉर्मल हैं. वरना वहाँ पे गाड़ियों के नाम पे भी कुछ 2-4 गाड़ियाँ होती हैं. वहाँ पे लोगों को स्लेब बनने में कोई एहतियात नहीं था, क्योंकि उन्हें पता है कि ये काम भी बड़ी मुश्किल से मिला है उन्हें. इसलिए तो इससे क्या हुआ कि जो भी वो थे, जो पोर्ट सिटीज़ थी जहाँ से ये स्लेब जाते थे, उनको फ़ायदा ज़्यादा हुआ कि लोग शिप जाएंगी, लोगों को लेके आएंगी. Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. अब 18th century आते कुछ स्लेब को ये बुरा लगने लगा कि यार हमसे काम करवाते हो, हमें पैसे नहीं देते हो, हमें यहाँ ले आते हो अपने देश में, हम अपने देश के लिए कमाना चाहते हैं लेकिन हम अपने देश ही नहीं जा पाते, उन्हें अपने देश जाने का मौका ही नहीं मिलेगा. The National Assembly has long debates about whether the right of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies. अब एक बहुत बड़ी डिबेट चली थी नेशनल असेंबली में कि आखिर ये जो हम स्लेब रखे हैं कॉलोनीज के अंदर, इनको भी कुछ अधिकार देना है कि नहीं, इन्हें भी इनके राइट को सुने कि नहीं सुने. इसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट चाहिए. कुछ लोग मना कर रहे हैं, कुछ लोग हाँ कर रहे हैं, 50-50% चल जाता था, कुछ की माने ना माने. लेकिन ये बिल तब भी पास नहीं हुआ. Fearing opposition from businessmen whose income dependent on the slave trade. लेकिन ये बिल क्यों नहीं पास हुआ? क्योंकि इन्हें ये डर था कि कहीं हमारे जो बिजनेसमैन हैं जिनकी इनकम इन्हीं स्लेब पर डिपेंडेंट है, अगर हमने स्लेब को राइट दे दिया तो ये बिजनेसमैन क्या करेंगे, इन्हें कुछ और करना पड़ेगा, इनका तो खाता होगा. इसलिए it was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession. लेकिन 1794 में द कन्वेंशन के अंदर ये बात रखी गई और इन सभी स्लेब को आज़ाद कर दिया गया. This however turned out to be short-term measure. 10 years later, नेपोलियन री-इंट्रोड्यूस स्लेवरी. लेकिन नेपोलियन ने 10 साल बाद नेपोलियन ने दोबारा से स्लेवरी को इंट्रोड्यूस किया. प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एंड इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन नेग्रोस इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. स्लेवरी वाज फाइनली abolished in French colonies in 1848 के अंदर दोबारा से abolish कर दी गई. Negroes का मतलब होता है एक term used for the indigenous people of Africa south of the Sahara. It is derogatory term not in common use any longer. बस 2 पेज का ये चैप्टर और बचा है. अभी थोड़ी देर में ये चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा. अब आते हैं कि रिवॉल्यूशन का और आज की लाइफ में कुछ लेना देना है. आज हम जैसे हैं, क्या ये सब कुछ रिवॉल्यूशन की वजह से है? आज हम रिवॉल्यूशन हर चीज़ के हुए हैं. एक रिवॉल्यूशन है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से आज हम ऐसे कंप्यूटर पे, यूट्यूब पे इस तरीके से पढ़ा पाए. ऐसी और भी बहुत सारी रिवॉल्यूशन है जिससे हमारी लाइफ का लेना देना है.
कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक दे रीड? क्या पॉलिटिक्स को ये राइट है कि जो व्यक्ति कपड़े पहनते हैं, जो जैसे कपड़े पहनते हैं नहीं ऐसे नहीं पहनने, आपको हमारे बताए हुए कपड़े ही पहनने हैं, या फिर कि नहीं हम जो बोलेंगे वैसी लैंग्वेज बोलनी है, या हम जो बोलेंगे वही किताब पढ़नी है? ये राइट है? नहीं। The year following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. ऐसे ही कुछ राइट देखे गए कि यह ऐसे अजीब से चेंजेस आए हैं फ्रांस के अंदर 1789 से। कैसे चेंजेस की? जो हमने कपड़े बताए वही पहनने हैं, जो किताब हमने बोली वही पढ़नी है, जो हम बोल जैसे हम जो लैंग्वेज हमारी है वही लैंग्वेज आपको बोलनी है, ऐसे। The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. One important law that came into effect soon after the storming of Bastille in the summer 1899, summer of 1899, was the abolition of censorship. अब ये क्या था कि जब बेस्टिल को तोड़ा गया समय 1899 में, तो फिर उसके बाद एक राइट सामने रखा गया, एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। इन द ओल्ड रिगिम के अंदर ऑल रिटन मटेरियल्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, newspapers, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. कि जो भी चीज़ें ओल्ड रिजिम के अंदर की जो भी लिखे हुए मटेरियल हैं, बुक हैं, न्यूज़पेपर हैं, प्लेस हैं, वो सारी चीज़ें जब तक किंग उसको सेंसर ना कर दे कि ये चीज़ यूज़ करो, तब तक आप यूज़ नहीं कर सकते। Now the Declaration of Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be natural thing, right? अब इन्हें ये राइट भी है कि सभी मैन को, सिर्फ और सिर्फ मैन को, कि उन्हें बोलने का अधिकार है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी उनको परेशानी बोल सकते हैं और अपने नेचुरल राइट को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। Newspaper, pamphlet, book and printed pictures flooded the town of France, from where they traveled rapidly into countryside. They all described and discussed the event and change taking place in France. Freedom of press also meant that opposing views of event could be expressed. अब फ्रीडम ऑफ प्रेस जो था कि इसका मतलब ये है कि जो प्रेस है, यानी कि जैसे न्यूज़पेपर प्रेस होते हैं, ऐसे जहाँ पे आपको कुछ पता चले कि आपके पास फ्रीडम है कि आप कुछ भी हमारी न्यूज़ बता सकते हो। Each side sought to convince the other of its position through the medium of print, plays, song, festive procession attract large number of people. राइट भी था कि वो प्लेस और सॉन्ग और फेस्टिवल्स का भी उनको जो थे ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे पीपल्स को। दिस वॉज वन वे दे कुड गैप्स एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसफर्स wrote about and land in text which only had a handful of educated people could read. तो ये क्या था कि ये ऐसा क्यों कहा हुआ था कि मैं अब कि प्ले किए जाए या सॉन्ग बनाए जाए, ऐसा इसलिए किया गया था कि क्या था कि जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे जो मानते थे कि नहीं हमें रिपब्लिक पार्टी बनाना, हमें रिपब्लिक करना है देश को, तो वो तुम तैयार थे, वो किताबें लिखते थे। तो लेकिन क्या था कि हर कोई वहाँ पढ़ा लिखा नहीं था, तो जो भी पढ़े लिखे थे और वो कुछ ही लोग थे वही उनकी बातें समझ सकते थे, तो उनके लिए गाने वाने बना दिए, प्ले वगैरह बना दिए ताकि जो नहीं पढ़ सकते वो समझ सके इस बात को।
अब यहाँ पे क्या दिखाया, द पेट्रियोटिक पेस्ट रिड्यूसिंग प्रेस, दिस enormous print of 2019 seeks to make the idea of justice tangible. Mayat addressing the people. This is a painting by Louis Leopard Buller. ये जो व्यक्ति है इसका नाम है मयात, जो लोगों को अपनी तरफ इकट्ठा कर रहा है ताकि ये अपनी बात कह सकें। और ये जो हीरो है यही है अब तक का सबसे बड़ा हीरो, नेपोलियन बोनापार्ट। गलत काम भी किए हैं, अच्छे काम सबसे ज़्यादा किए हैं। और ये लड़ाई के वक्त क्या है, जब ये ऑस्ट्रिया से लड़ने जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने अपनी ऐसी पेंटिंग बनवाई थी, पेंटिंग ही बनवाई थी ऐसी। ऐसा नहीं है कि ये एक इलस्ट्रेशन हो, ये रियलिटी में वहाँ पे जाके बनाई गई है पेंटिंग। कंक्लूजन क्या निकला? In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को राजा घोषित कर दिया था फ्रांस का। He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. तो ये क्या करता था कि इसने जो पड़ोसी कंट्रियाँ थी, फ्रांस की जो नेबर कंट्रीज थी, उनको वहाँ से डायनेस्टीज़ को हटाता था। डायनेस्टी जो कि उनके खानदानी राजा जो बनते आए उनको हटाता था, किंगडम अपना बनाता था, अपनी फैमिली को वहाँ पे डाल देता था ताकि ये किंगडम मेरा हो। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। He introduced many laws such as protection of private property. सबसे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन का राइट नेपोलियन ने दिया था। और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम। वेट और मेजर का जो यूनिवर्सल सिस्टम था, यूनिफॉर्म सिस्टम था कि 6.5 इंच होगा, 68.6 kg आपका वेट है, ऐसे जो सिस्टम था ये भी इसी ने बोला था कि डेसिमल सिस्टम में होना चाहिए। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर who would bring freedom for the people, but soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. अब धीरे धीरे क्या था कि इसने लगभग इसने 90% यूरोपियन कंट्रीज पे अपना राज कर लिया था। 90% यूरोपियन कंट्रीज को फ्रांस के हवाले कर दिया था। और इतना ही नहीं, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, 50% रशिया अपने अंडर कर दिया था इसने, इतना ज़्यादा तगड़ा था ये। He was finally detained at Waterloo in 1815. वाटरलू की लड़ाई में ये मारा गया था। Many of his measures that carried the revolutionary idea of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. इसने बहुत सारे राइट बनाए थे जो आज भी हम जितने भी राइट यूज़ करते हैं ना, जितने भी लॉ हम यूज़ करते हैं, लिखने के लॉ हो गए, मेजर करने के लॉ हो गए, सारी चीज़ें नेपोलियन ने बताई थी जो उसके मरने के बाद भी हमें याद है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये इसने क्या है। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट का आइडिया था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। This spread from France to the rest of Europe during 19th century, where feudal system were abolished. जहाँ पे feudal system abolish कर दिया गया था, ऐसी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये लॉ डाले गए थे। But colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state. Tipu Sultan and Ram Mohan Roy
are two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France. टीपू सुल्तान, आपको पता है मैसूर के टीपू सुल्तान थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत को आज़ाद करने के लिए। राजा राम मोहन राय जिन्होंने वुमेन्स को राइट दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये दो ऐसे रिवॉल्यूशनरी हैं जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आइडिया लिए थे। अब यहाँ बॉक्स 2 के अंदर बताया गया है राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ पढ़ते हैं। Raja Ram Mohan Rai was one of those who was inspired by new ideas that were spreading through Europe at that time. उस जमाने में जब यूरोप से ये बातें स्प्रेड हो रही थी कि यार हम औरतों को भी राइट देने चाहिए, लीगल कुछ होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो ये बात राजा राम मोहन राय के कानों में भी पड़ी। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड लेटर द जुलाई रिवॉल्यूशन एक्साइटेड हिज इमेजिनेशन. He could think and talk of nothing else when he heard of July Revolution on France in 1830. On his way to England at Cape Town, he insisted on visiting frigate warship, flying the revolutionary tricolor flag through. He had been temporarily lamed by an accident. तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। और आज हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ी ये अपलोड जब होगा उसके कुछ टाइम बाद इसकी प्लेलिस्ट डाल दूँगा। और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करें। इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ या तो साइंस लूँगा या फिर और कोई सब्जेक्ट लूँगा, क्योंकि एसएसटी का हिस्ट्री का हमने पहले कर दिया, तो अब मैं एसएसटी को आगे ना कंटिन्यू ना करते हुए और कोई सब्जेक्ट ले रहा हूँ। और अब अभी पहले मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स की एक पीडीएफ बना के लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप इसके आंसर्स देख सकते हो। तो तब तक के लिए थैंक यू। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट चैप्टर का इंतज़ार करते रहिए। थैंक यू।